Ravi Gupta ji, President of ILETS, and the whole team, Mr. Anish Dhawan ji, Chief Operating Officer of Microsoft Public Sector Wing, my colleagues in the government, Ranveer Prasad and Kumar, and आज के इस कार्यक्रम में आज के इस कार्यशाला में भाग ले रहे तमाम सारे साथियों। मैं तो हिंदी में बात करता हूँ, रवि जी आपको मालूम है मैं अंग्रेजी वहीं प्रयोग करता हूँ जहाँ पे हिंदी नहीं जानने वाले हैं, और यहाँ सारे लोग हिंदी जानने वाले हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही बात करूँगा, चाहे आपकी कार्यशाला अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो। मैं सबसे पहले तो रवि जी को इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा रखी है, और वो विषय है फ्यूचर रेडी इंडिया, द डिजिटल गवर्नेंस, फ्यूचर रेडी इंडिया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं उस पर फोकस करूंगा, फ्यूचर रेडी उत्तर प्रदेश। अभी आज हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप ये वर्कशॉप कर रहे हैं, तो कैसे हमारा प्रदेश फ्यूचर रेडी है। फ्यूचर रेडी फॉर व्हाट? फ्यूचर रेडी फॉर डेवलपमेंट, जो कि एक लक्ष्य रखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम 2047 में जब आज़ादी का 100 साल मना रहे होंगे तो एक विकसित देश होंगे, यानी दुनिया की, विश्व की जो तमाम सारे देशों की श्रृंखला है उसमें हम काफ़ी आगे होंगे। अभी हाल में आपने देखा होगा कि हमारी इकॉनमी, भारत की अर्थव्यवस्था 6ठे स्थान पे थी दुनिया में, हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम 2047 का 100वां साल मना रहे होंगे तब तक हम दुनिया की दूसरी या तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुके होंगे। जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था का एक आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है, जिस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था को एक उसके लिए विंग्स उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी या तीसरे नंबर की व्यवस्था होगी 2047 की, और हम एक विकसित देश होंगे। उसके लिए फ्यूचर रेडी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट रखा 5 साल में $5 ट्रिलियन इकॉनमी का। हमारा उत्तर प्रदेश, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि $1 ट्रिलियन इकॉनमी अगले 5 साल में हासिल करेंगे, और ये बहुत कठिन लक्ष्य है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हम लगभग 240-45 बिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की, और हम इसे 4 गुना करेंगे अगले 5 साल में। और ये करने के लिए हमें एक आमूलचूल परिवर्तन, हर अर्थव्यवस्था के हर अंग को, हमारी ज्योग्राफी के हर क्षेत्र को, उसको विकास के धर्रे में डालना पड़ेगा, कि जिससे हम इस प्रकार की विकास, जिसमें 25% का हम ग्रोथ कर सके, ऐसा कर सकते हैं। कुछ जगहों पे, बहुत थोड़े जगहों पे हुआ है, ऐसा आज तक किसी प्रदेश ने, किसी देश ने नहीं किया। उस असंभव लक्ष्य को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, हम उसे पूरा कर सकें। बट लक्ष्य केवल अर्थव्यवस्था को 4 गुना करना, 2 गुना करना लक्ष्य नहीं है। मूल लक्ष्य है लोगों की जिंदगी को आसान करना, ईज ऑफ लिविंग, जिससे कि हर नागरिक, हर भारतीय नागरिक अपनी क्षमता के मुताबिक, जो उसको भगवान ने शक्ति दी है, जो उसको ताकत दी है, जो उसमें क्षमताएं दी है, उन क्षमताओं को पूरी तरह से प्रयोग करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश और देश के लिए बेस्ट से बेस्ट, जो सबसे अच्छी चीज़ है, उसको उपलब्धि कर सके। ये लक्ष्य है। यानी जब ईज ऑफ लिविंग हो जाती है तो फिर उसको इधर उधर तमाम से जगह भटकना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हमारा काम है, जिस प्रकार के भी काम हो, चाहे वो जैसी जरूरत पड़ती हो, चाहे बिजनेसमैन को, चाहे किसान को, चाहे हमारे जो फैक्ट्रीज में जो लोग हैं, सबको उनका जो बिजनेस है वो काम बिल्कुल आसान हो जाए, जिससे कि चीजें स्मूथली चले। ये हमारा लक्ष्य, मूल लक्ष्य तो है लोगों की जिंदगी को सुधार करना, और जब हम सुधार करेंगे तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था इतनी गुनी बड़ी बेहतर हो जाएगी।
आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमने इस पर बहुत तेज़ी से काम चालू किया, और वही पूरे देश में, जैसा रवि जी बता रहे थे अर्बन सेक्टर के बारे में, मैं लगभग 4 साल 7 महीने में भारत सरकार का सचिव रहा, उसके पहले भी लगभग 3 साल में एडिशनल सेक्रेटरी था। इसमें इतनी सारी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में इतने सारे काम पूरे देश की अर्बन एरिया को परिवर्तित करने के लिए हो रहा था, जिसके नतीजे लोगों को दिखने चालू हो गए। ये है फ्यूचर रेडी होना, कि जो परिवर्तन हो रहा है वो तैयार कर रहा है, एक नई जमीन तैयार कर रहा है जिससे कि आप आगे उस काम को कर सकें। आपने स्मार्ट सिटी की बात की। स्मार्ट सिटी क्या है? जो शहर है उस शहर को स्मार्ट कैसे बनेगा? स्मार्टनेस का मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई स्मार्टनेस का मतलब कोई नई चीज़ वहाँ बने। स्मार्टनेस का मतलब ये हुआ ईज इन डूइंग थिंग्स, ईज इन लिविंग। जो सबसे मूल लक्ष्य है कि शहर हमारा लोगों की ज़िंदगी को आसान कर दे, जिससे शहरी, जो शहर के जो नागरिक हैं, वो नागरिक अपने काम को बेहतर से बेहतर तरीके, चाहे उनको शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंटरटेनमेंट हो, रोजगार हो, हर चीज़ में उनको आसान हो। ये लक्ष्य है हमारे स्मार्ट सिटी का, और उसका असर पड़ा है। जो जहाँ पे स्मार्ट सिटी, जो 100 शहर तो स्मार्ट सिटी बनी रहे, साथ ही साथ और तमाम सारे शहरों पे जब सड़कें हों तो सड़कें इतनी अच्छी हो, जो स्मार्ट रोड किसको कहेंगे, जिसमें चलने में आपको, जो हमारा पैदल भी चलने वाला है, जो साइकिल से चलने वाला है, यानी नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट है, सबके लिए सुविधा। वहाँ पे जो तार न लटके हों, वहाँ पे पोल ऐसे न हो, वहाँ पे लोगों को अगर कोई जगह जगह वहाँ पे बैठने के लिए जो आपकी बेंचेस भी हो, हरियाली भी हो, मैंने ऐसी चीज़ें जिससे कि आप वहाँ पे स्मूथ, जिस पर्पज़ के लिए रोड नहीं, तो आप रोड पे जाइए तो रोड पे कंजेशन होता है, रोड पे तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अवरुद्ध कर रही हैं। ये एक सस्टेनेबल, एक वो स्मार्ट रोड होता है। तो कैसे हम लोग अपने ज़िंदगी में स्मार्टनेस ला सकते हैं, और वहाँ पे जब हम स्मार्टनेस की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को ईज लिविंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी तो रहना पड़ेगा, पानी होगा तभी लोगों को हम पानी दे पाएंगे, लेकिन पानी को हम बेहतर क्वालिटी का और समय से 24/7 हम पानी दे सके, लोगों को ड्रिंक फ्रॉम टैप, अपने पानी टैप से ही लेकर के आप पी सके, वहाँ पे डिजिटल का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। डिजिटल इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, लोगों की ज़िंदगी को सुधार करने के लिए पानी है। आपको मालूम है, एक आदमी की आवश्यकता होती है करीब 135 लीटर पानी, जो एवरेज रिक्वायरमेंट होती है 135 लीटर पर हेड। लेकिन अगर इसी को हम 24/7 वाटर सप्लाई कर दे तो ये रिक्वायरमेंट करीब घटकर 90 लीटर पर हेड हो जाती है, क्योंकि उतना नुकसान नहीं होता है। क्या आपको जानकारी है, तमाम सारे शहरों में, मैं डाटा नहीं देना चाहता, तमाम सारे शहरों में वाटर की उपलब्धता कहीं 300 लीटर है, कहीं 400 लीटर है, कहीं 450 लीटर है, लेकिन पानी 8 घंटा मिलता है, 10 घंटा मिलता है, 24/7 नहीं मिलता है। क्योंकि पानी तो है, लेकिन पानी का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, और पानी का मैनेजमेंट प्रॉपर करने के लिए वहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की डेट में जिस प्रकार से हमारा देश इनोवेशन को लेकर के, स्टार्टअप को लेकर के, डिजिटल के लिए प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य निर्धारित किया, डिजिटल इंडिया, पूरे देश को डिजिटल सिस्टम के तौर पर डेवलप करने के लिए। आज हमारे यहाँ जो है, आप IoT का इतना तेजी से प्रयोग हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, बिग डाटा, इतनी सारी चीज़ें, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस प्रकार से उसका काम हो रहा है, और उसका नतीजा क्या है, जिन शहरों में इस प्रकार की चीज़ हुई है, वहाँ पे देखिए कि पानी का हमारे पास जो एक, जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्मार्ट सिटी को, जो हमारे स्मार्ट सिटी का जो मिशन है, उस मिशन को जब लॉन्च कर रहे थे 25 जून 2015 को, तो उन्होंने केवल 3-4 शब्दों में पूरे स्मार्टनेस को उसको बांध दिया था, जो हम लोग इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे, व्हाट इज स्मार्ट सिटी। देश ने कभी उसके पहले सोचा भी नहीं था, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने लॉन्च किया स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम को, उसके मिशन को, तो उन्होंने कहा स्मार्टनेस क्या है, टू डू मोर विथ लेस। अगर आपके पास 100 लीटर पानी है
तो क्या 100 लीटर पानी से ज़्यादा लोगों को आप सर्विस कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नो हु विल नीड व्हेन एंड हाउ मच ऑफ व्हाट क्वालिटी, ताकि उनको सही समय पे उन तक उस बात को पहुंचाया जा सके। जब आप ये पहुंचाना चालू करेंगे, आप ये इंश्योर करेंगे 100 लीटर ही पानी है तो हमारा पानी नुकसान हो, बहुत सारा पानी हमारा काफ़ी सारा तो जो वेस्ट हो जाता है। हमें ये मालूम नहीं कि कितना पानी हमने जो जहाँ पे हमारा सोर्स है वहाँ से कितना ले गए और कितना पानी हम वास्तव में जो डिलीवरी है वहाँ तक कितना पहुँचाए, उस रास्ते में कितना सारा पानी लीकेजेस हो जाता है। वी नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ जो हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो लास्ट माइल है, जो लास्ट माइल जहाँ पे पानी कलेक्ट करते हैं, उसको सिस्टम को पूरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको हम लोग सुधार कर सकते हैं, और हो रहा है। यही लक्ष्य हमारा अमृत 2.0 का जो लक्ष्य है, अमृत 2.0 का लक्ष्य है कि हम इसको 24/7 कोशिश करेंगे ड्रिंक फ्रॉम टैप, और उसको उत्तर प्रदेश में हमने शुरुआत कर दी। 75 शहरों में हमने इसके 75 वार्ड्स में, हमारे जो मेजर कॉर्पोरेशन के 75 वार्ड्स में इसका काम शुरू कर दिया, और उसकी लर्निंग से हम सारे के सारे म्यूनिसिपल जो हमारे कॉर्पोरेशन है वहाँ पे आने वाले समय में सब जगह 24/7 ड्रिंक फ्रॉम टैप कर देंगे, और वहाँ हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। जो स्मार्ट सिटी में आप एक साथ बैठ करके डैशबोर्ड के ऊपर सारी की सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको पूरा ट्रैक कर सकते हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो है, बट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम सही तरीके से उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। मोर फ्रॉम लेस, टू सर्व मोर एंड मोर पीपल, टू सेटिस्फाइड मोर एंड मोर रिक्वायरमेंट, लोगों की जरूरतों को पूरा करें फ्रॉम द लेस, जितनी हमारे उपलब्ध है उसे हम कैसे कर सकते हैं, ताकि हम उसके लिए कैसे उसको ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ किस में किसकी की जरूरत पड़ रही है। आज पूरा का पूरा जो कंप्लीट जो स्मार्ट सिटी में, अगर आप में से किसी ने जाकर के जो स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देखा होगा, स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर क्या है, वहाँ पे सारे के सारे सेंसर बेस्ड सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, करेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। चाहे वो स्ट्रीट लाइट, कहाँ कहाँ पे स्ट्रीट लाइट जल रही है, कहाँ स्ट्रीट लाइट बंद है, कब चल रही है, कब कितना उसे कंज्यूम कर, एक एक इंफॉर्मेशन हमारी बसेस के बारे में, जो हमारे जो कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, कूड़े के बारे में हमारी कहाँ पे पहुँच रहा, कहाँ कलेक्ट कर रहा, कहाँ नहीं कलेक्ट कर रहा, एक एक इन्फॉर्मेशन डिजिटली हम उसे कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और वो कंप्यूटर की ताकत है, उससे हम उसे कलेक्ट ही करते हैं, उसको प्रोसेस भी करते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन भी लेते हैं, और डिसीजन लेकर के तुरंत उसको ठीक कर देते हैं। और आने वाले समय में जो मैंने वहाँ पे मंत्रालय में कार्य प्रारंभ किया था, फ्रॉम मिशन टू मूवमेंट, प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की थी, और उनका लक्ष्य ऐसा नहीं कि हम धीरे धीरे सेलेक्ट करते जाएंगे कि भाई 100 को चला, फिर अगले 100 को चलेंगे, कितना करेंगे। आज 4,800 शहर हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 755 शहर हैं, कितने शहरों को आप ऐसे चुन करके करते जाएंगे। यू हैव टू मेक दिस मिशन एज ए मूवमेंट, कि जो लर्निंग हमारी स्मार्ट सिटी से हो रही है, कि किस प्रकार से हम पानी का, बिजली का, स्वास्थ्य सेवाओं को, शिक्षा सेवाओं को, जो हमारी ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को कैसे हम अधिक से अधिक लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, उस काम को पूरा करने के कैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी को जब एक जगह सीख लिया तो आने वाले समय में जो नए डेवलपमेंट होंगे, दे विल बी इन अकॉर्डेंस विद द लर्निंग फ्रॉम द स्मार्ट सिटी, सो दैट ऑल न्यू डेवलपमेंट आर गोइंग टू बी स्मार्ट डेवलपमेंट। नंबर 2, जो भी हमारे रिन्यूअल्स होंगे, जो पुराने शहर को जो हम रिन्यूअल करेंगे, दे विल ऑल बी ऑन द स्मार्ट मूवमेंट, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लर्निंग है, उसको हमें ट्रांसलेट करना है। दैट इज द फ्यूचर रेडी। द फ्यूचर रेडी इज, आने वाले समय में हमारे जो शहर होंगे वो सारे के सारे स्मार्ट शहर होंगे, और इसका प्रारंभ हमने उत्तर प्रदेश में कर दिया। उत्तर प्रदेश में हमने कंसोलिडेट करके एक एक स्मार्ट सिटी को उनके साथ एक एरिया बना दिया, कि आपके साथ इतनी सारी एरिया, जितने सारे यहाँ लोकल बॉडी हैं, वो आपसे लर्निंग करेंगे कि कैसे आपने रोड को स्मार्ट बनाया, कैसे आपने बिजली को स्मार्ट बनाया, कैसे आपने पानी को, कैसे सीवर सिस्टम को, कैसे एनर्जी सिस्टम को, कैसे क्या कि आपने एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को, जो सारी सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज को कैसे किया। इनफैक्ट एक बहुत बड़े अर्बन प्लानिंग के एक्सपर्ट हैं येन गेल, ये डेनमार्क के जो है, मतलब इसका अगर आप में से कोई अर्बन प्लानर होगा तो आप उनका नाम सुना होगा।
मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जब मैं वहाँ गया था उनसे मिलने का, उन्होंने मुझे किताब दी, सिटीज आर फॉर द पीपल, सिटीज आर नॉट फॉर द मेयर एंड द काउंसिलर्स, cities are not for the administrators, cities are not for the employees, cities are for the people. लोगों के लिए शहर होता है, बाकी लोग तो आते जाते रहते हैं, तो उनकी ज़रूरतों को कैसे सिटी पूरी कर सकती है, उसमें कैसे हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। तो मैं तो आपको, चूंकि रवि जी ने इस बार का एग्जाम्पल दिया, इस पर हमारे अर्बन की लिस्ट में मैंने उससे कुछ एक एग्जाम्पल निकाले आपको कि जिससे आपको बता सकूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है फ्यूचर रेडी से। लेकिन फ्यूचर रेडीनेस के लिए केवल इतना ही नहीं, बल्कि हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, आज आप देखिए देश में जिस प्रकार से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हमारा शिपिंग का सेक्टर हो, चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सिविल एविएशन का सेक्टर हो, शिपिंग का सेक्टर हो, रेलवेज का हो, मेट्रो रेल का हो, रोडवेज का सेक्टर हो, आप देखिए कितना परिवर्तन, कितने सारा कायाकल्प हो रहा है, और वो सारी की सारी चीजें मैं आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा हूं। अब मैं उदाहरण अपने प्रदेश से देता हूं। जो हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के पीछे पिछले 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में किस प्रकार से हमारे प्रदेश में पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की किस तरह परिवर्तन हुआ है। 5 सालों के भीतर आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज में हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है। यहाँ पे आज 13 एक्सप्रेसवे, जिसमें 6 एक्सप्रेसवे आज की डेट में संचालित है और 7 एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। कई हजार किलोमीटर की हमारी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे, 6 चल रहा, 7 पे काम चल रहा, वो पूरे होंगे, अभी आने वाले समय पूरे होंगे। क्या आपको मालूम है कि हमारे यहाँ 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, 2 और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम चल रहा, वो आने वाले समय चालू होंगे। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे प्रदेश में होंगे। 9 एयरपोर्ट से हमारे 50 डेस्टिनेशंस कनेक्टेड है, और कई सारे हमारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं जो कि हम रीजनल कनेक्टिविटी के तहत पूरे देश से जोड़ रहे हैं। इन एयर कनेक्टिविटी इसकी इंप्रूव कर रही है। यहां से जो है जो हमारी मेट्रो रेल, जो केवल एक शहर में हुआ करती थी प्रदेश की, आज 5 शहरों में मेट्रो रेल है। और वही नहीं, हिंदुस्तान की पहली रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट RRTS सिस्टम उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूँ दिसंबर का पहला उसका ले गए। मैं उसको फॉलो कर रहा था वहाँ पे अर्बन सेक्रेटरी के तौर पे, और यहाँ पे एज ए चीफ सेक्रेटरी फॉलो करता हूँ। पहला RRTS हिंदुस्तान का, जैसे पहला मेट्रो आया था हिंदुस्तान में, वैसे पहला RRTS हमारा दिल्ली से लेकर के मेरठ था, वो चालू हो जाएगा दिसंबर में, दिसंबर के एंड तक। पहला 17 किलोमीटर का उसका जो लेग है वो चालू होगा, और सारा का सारा 2024 तक 100% 82 किलोमीटर, जिसमें पूरा लगभग 82 किलोमीटर की यात्रा मात्र 55 मिनट में आप करेंगे, और 15-16 स्टेशनों पर रुकते हुए। ये हिंदुस्तान में पहले बार होगा। ये हमारा जो RRTS, हमारे उत्तर प्रदेश में जो नेशनल हाईवेज, आज आप कहीं भी किसी भी एरिया में जाइए, आप बुंदेलखंड में जाइए, आप हमारे ईस्टर्न यूपी में जाइए, वेस्ट यूपी में जाइए, सारे के सारे कितनी आज बेहतर कनेक्टिविटी हमारी हो रखी है। पहला देश का वाटरवेज, जो इनलैंड वाटरवेज है, वो उत्तर प्रदेश में बना। बनारस में हमारा पूरा फ्रीट विलेज बनारस में बन रहा है, उसका जो है, जहाँ पे हल्दिया से लेके बनारस तक आप डायरेक्टली, आप जानते हैं कि कितना सस्ता हो जाता है, आपका फ्रीट मूवमेंट कितना सस्ता हो जाता है। जो 2 मेजर हमारे, जो एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बने। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भाग, इस पूरे फ्रीट कॉरिडोर का सबसे बड़ा भाग उत्तर प्रदेश में है, और ये दोनों कॉरिडोर हमारे एक जगह पे मिलते हैं। वो हमारा जगह है वहाँ पे नोएडा के पास। तो ये हमारा जो उत्तर प्रदेश में, ये दोनों के दोनों फ्रीट कॉरिडोर मिलते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब ग्रेटर नोएडा में, कितना बड़ा लॉजिस्टिक हब हमारा बनकर के तैयार हो रहा है। यानी उत्तर प्रदेश हर तरीके से ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में फ्यूचर रेडी है।
क्योंकि ये बहुत आवश्यक है आने वाले समय में, अगर हमें डेवलपमेंट होंगे, जिससे कि जब हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो चाहे हमारा फूड हो, फूड प्रोसेसिंग हो, तमाम सारी जितनी सारी हमारी रिक्वायरमेंट है, सारी की सारी उनका मूवमेंट हमारा कितना आसान है। बलिया से लेकर के दिल्ली पहुंचने में कुछ घंटे लगते हैं, ताकि हमारा पूरा पूरा मूवमेंट इतना आसान हो जाएगा। क्या आपको मालूम है यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर, जब हिंदुस्तान में 2 डिफेंस कॉरिडोर बने, उसमें एक डिफेंस कॉरिडोर हमारे उत्तर प्रदेश में जिसके 6-6 नोड्स हैं, और आज यहाँ पे ब्रह्मोस से लेकर के कितनी सारी चीजें उत्तर प्रदेश में बननी चालू हो रही है। यहाँ पे हमारा जो है, आज अगर हम आईटी सर्विसेज के बारे में बात करें, आईटीएस सर्विसेज के बारे में बात करें, आज हिंदुस्तान का 45% मोबाइल उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर किया जाता है। मोबाइल के 55% पार्ट्स जो हमारे उत्तर प्रदेश में बनते हैं। आज हम एक डाटा सेंटर का हब बनने जा रहे हैं। डाटा सेंटर का पूरा पूरा एक सीरीज बन रही है, उसके पूरा डाटा सेंटर के हब बनने जा रहे हैं। यहाँ पे टेक्सटाइल का, फार्मा का, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, जो हमारा जो सेमीकंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स एंड 5 यूनिट्स, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि इसको हम लेकर के आएंगे। टॉय इंडस्ट्री के लिए ये सब सारा का सारा उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। यहाँ पे जो हमारी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उसका पार्क, आप सोचिए कि क्या चीज हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश ही नहीं, दुनिया भर में लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। वो हम फ्यूचर रेडी तैयार हो रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 2018 में जब पहले बार यहाँ पे इन्वेस्टर मीट की गई थी, उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों ने, लगभग 1500 लोगों ने भाग लिया था, और लगभग 4.5 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट प्लान किए वहाँ पे लोगों ने एमओयू साइन किया था। और 3 लगातार हमारी इसके बाद जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई, जिसकी पिछली सेरेमनी इसी साल हुई, क्योंकि बीच में 2 साल का वक्त जो था वो हमारा कोविड का वक्त था। तो इस बार भी जो है तो 80,000 करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में काफ़ी अच्छा स्थान रखता है। अगर आप स्टार्टअप की बात करें, अगर आप इनोवेशंस की बात करें, इसके बारे में हमारे IITs हैं, IIT कानपुर हो, IIT BHU हो, यहाँ पे अदर हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे NITs हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, IIMs हैं, सब जगह इंक्यूबेशन, इनोवेशन, ये आज ऑर्डर है, जिसमें जो कि बच्चों को उन्हें प्रेरित करके, उन्हें तैयार करके फ्यूचर रेडी, दे आर गेटिंग रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर कि उत्तर प्रदेश में हम क्या कर सकते हैं। और तभी अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा कि हम जब जनवरी के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे, उसमें 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिसमें दुनिया भर से लोग यहाँ पे आए और आके उत्तर प्रदेश जो माहौल दे रहा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, आज किसी को इस बात का डर नहीं कि हमको अगवा कोई करके ले जाएगा, इस बात का किसी को डर नहीं है कि आपके साथ कोई ऐसी गलत हरकतें करेगा, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आज यहाँ पे अगर कोई भी किसी प्रकार से कानून व्यवस्था के साथ खेलने का कोशिश करता है, उसे जो कानून के भीतर सख्त से सख्त सजा दी जाती है, इसके बारे में कोई संकोच नहीं होता। किसी को किसी प्रकार का, उन्हें अगर कहें कि किसी प्रकार के उनको जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, संरक्षण मिला हुआ है, कोई प्रोटेक्शन नहीं। आप अगर कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपके साथ जो सख्त से सख्त सजा हो सकती है वो सख्त से सख्त सजा दी जाती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था बिगाड़ने की लोगों को हिम्मत नहीं होती। यहाँ पे आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे बिजली के बारे में हो, पानी के बारे में, हर जगह एक आमूल चूल परिवर्तन, इस प्रकार के ऐसी चीजें, और हर एरिया में, हर क्षेत्र में एक इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बना हुआ, वो हम उसके लिए फ्यूचर रेडी फॉर आने वाले समय, जो हमारा जो आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश को जो अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे, लोगों की ज़िंदगी में सुधार करेंगे, उसके लिए पूरा का पूरा कोशिश हो रहा है। और जो आपने जो डिजिटल की बात की, डिजिटल में किस प्रकार से आप कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे लोगों की ज़िंदगी को आसान करेंगे, कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, टेक्नोलॉजी का पूरा भरपूर प्रयोग हमारे प्रदेश में, देश में तो, पूरे देश में तो हो ही रहा है, क्योंकि मैं पूरे
देश का वहाँ पे इतने लंबे वजह से भारत सरकार में रहा, और मैं बड़े नज़दीक से देखा कि कैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर जगह टेक्नोलॉजी फोकस्ड, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से चीज़ों में सस्टेनेबिलिटी आती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आती है, ट्रांसपेरेंसी के यूज़ करने से जो हमारे इंडिविजुअल बायसेस हैं वो बायसेस उससे ख़त्म हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी के यूज़ करने से जो हमारे वेस्टेजेस हैं वेस्टेजेस कम हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप इतनी सारी चीज़ों को ला सकते हो। मैंने इसे टेक्नोलॉजी मीन्स बहुत सारी चीज़ें। जैसे मैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ, एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे एक समीक्षा कर रहे थे, और समीक्षा में उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हम दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को कंस्ट्रक्शन में ला सकते हैं। वो एक चुनौती थी, एक प्रकार से हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था। उस टास्क को पूरा करने के लिए हमने काफ़ी सारे कंसल्टेशन किए। उस कंसल्टेशन के बाद क्या रिजल्ट निकला? ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। पूरी दुनिया को हमने चुनौती दी कि आपकी जो बेस्ट टेक्नोलॉजी, आइए हिंदुस्तान आज एक माहौल दे रहा है, आपके लिए एक ऐसा मौका दे रहा है कि आप यहाँ पे आकर के अपनी टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं और यहाँ से आप अपने पूरी दुनिया में लेके जा सकते हैं। नतीजन दुनिया भर से लोग आए, 50 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए चैलेंज में, और उनमें से 6 को सेलेक्ट किया गया, और उस 6 में एक तो हमारे लखनऊ में भी है, 5 और जगहों में हमारे हर एक क्षेत्र में एक है। वहाँ पे किस तेजी के साथ कंस्ट्रक्शन हो सकता है, आज की नई टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं थी पहले, कैसे उससे हम उसकी तेजी के साथ कर सकते हैं, कैसे हम कॉस्ट बचा सकते हैं, कैसे हम उसको जो है इन्वायरमेंट का नुकसान कम कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो रिसोर्सेज को कम कर सकते हैं। और यही नहीं, बल्कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का हम कैसे यूज़ करें, इसके लिए अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स, जिसको हमने आशा का नाम दिया, आशा इंडिया, जिसमें हमारे 5 IITs में और एक हमारा जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो राहट का सेंटर है, वहाँ पे यानी इतने जगह पे आशा बनाए गए ताकि हमारे लोगों की क्रिएटिविटी, बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग इज नॉट द ब्रिक एंड मोटार्स। जो ब्रिक एंड मोटार का पुराना कंस्ट्रक्शन चलता था, उससे अब काम नहीं चलने वाला है। आज क्लाइमेट के बारे में हमारी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई है, वी हैव टू मेक श्योर कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो हम इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, क्या हम उसको कम कर सकते हैं, क्या हम उसे खत्म कर सकते हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ग्लासगो 26 में जो COP26 हुआ, वहाँ पे उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया अपने देश का, एक उन्होंने एक वहाँ पे एक हमारे लिए कमिटमेंट लिया कि बाय 2070 विल बी द जीरो एमिशन कंट्री। टू गेट टू दैट लेवल ऑफ जीरो एमिशन कंट्री, आपको बहुत सारे रास्ते तय करने हैं, जिसमें हर एक सेक्टर को काम करना होगा टू बिकम फ्यूचर रेडी। उनको जो है कैसे हम जो है अपनी इसको काम करेंगे जिससे कंस्ट्रक्शन में हम लोग मिनिमम डैमेज कर सके इन्वायरमेंट को, और उसके लिए हमारा आशा इंडिया, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल हो, चाहे बिल्डिंग का प्रोसेसेस हो, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी हो, हर चीज़ में। और आपको जानकर आश्चर्य हुआ, लोग इतने सारे आगे आए। अभी मेरे पास आंकड़े नहीं है क्योंकि मैं पिछले 8-9 महीने से मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूँ। इतने सारे बच्चे आए, इतने सारे लोग आए, किस्म किस्म के इनोवेशंस का तो कमाल ये है कि आपको स्वच्छ भारत मिशन में इतने किस्म के इनोवेशंस आए, आप सोच नहीं कर सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जी कहते थे कूड़ा से कंचन की बात करते थे, हम लोग को समझ में नहीं आती थी बात, लेकिन जब इसको काम करना चालू किया तो देखा कि कूड़ा से सचमुच कंचन यानी सोना, कूड़े से सोना निकलना। जिस कूड़े को आप बर्दाश्त नहीं करते थे, वो कूड़ा आपके लिए एक बड़ा मेजर सोर्स बन रहा है, कितने लोगों को नौकरी दे रहा है। ये है देश की ताकत, ये है टेक्नोलॉजी, ये है इनोवेशन, ये है हमारे स्टार्टअप, जिससे कि हम आम आदमी की समस्या का निदान कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी पर से कुछ नहीं कर सकती, टेक्नोलॉजी के प्रयोग से, टेक्नोलॉजी के सही उपयोग से हम बहुत सारी चीज़ों का आंसर दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बढ़िया बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी का नतीजा है कि कितने आप सोच सकते हैं, जरा एक बार सोच करके देखिए। आज हमारे देश में DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मैं बताऊं दुनिया का इतना बड़ा प्रोग्राम कहीं भी पूरे दुनिया में नहीं है। आज इतना बड़ा जो हमारे कोविड के दौरान इतने सारे लोगों को, 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। हमारे प्रदेश में 38 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया गया।
और कोविन पोर्टल के माध्यम से ये तो पॉकेट में आपकी सारी सूचना रहती है। आप कहीं गए, किसी पूछा भाई वैक्सीनेशन है, कुछ नहीं, पॉकेट से मोबाइल निकाला, अपना दिखा दिया, भाई ये हमारा वैक्सीनेशन है, देख लीजिए फला डेट को यहाँ किया गया। ये टेक्नोलॉजी की ताकत है। टेक्नोलॉजी की ताकत है। इतने सारे लोगों को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सब कुछ बटा, किसी कहीं शिकायत हुई? कहीं नहीं शिकायत हुई। ये आधार जो हमारा सारा आधार के साथ जोड़ करके ऑथेंटिकेट करके चीजें, आज हम लोग किसान के खेत में अभी जो हाल में जो माननीय प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा कि हम लोग एक डिजिटल एग्रीकल्चर का मतलब हर खेत को, जैसे कि आपका नाम है, किसी का राम है, किसी का मोहन है, किसी का श्याम है, अलग अलग लोगों का नाम है, वैसे हमारे हर खेत का नाम होगा, हर खेत का अपना खुद की आइडेंटिटी होगी। और उत्तर प्रदेश इस पे काम कर रहा है और बहुत जल्दी, मुझे पूरा मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा विश्वास है, हम हर खेत को बहुत जल्दी 1-1.5 साल के भीतर 100% सारे के सारे हर प्लॉट को हम डिजिटली जो है मैप कर देंगे, हर एक का जो है जियो रेफरेंस कर देंगे, एवरी प्लॉट। और फिर हर प्लॉट का क्या क्वालिटी है, उस प्लॉट में उसकी क्या NPK की क्या स्थिति है, उसका कैसा सेहत है, अगर वहाँ पे कौन सी चीज़ की बुआई कर रहे हैं। कि पहले हम लोग एक बेसिकली हम तो रेवेन्यू ऑफिसर है, SDM रहे, ADM रहे, DM रहे, अलग अलग लेवल पे रेवेन्यू पे मैंने काम किया। हम लोग क्रॉप कटिंग करते थे, बहुत सारी चीज़ काम करते थे रेवेन्यू से रिलेटेड, लेकिन चीज़ें सही नहीं थी। और जब तक सही डाटा ना हो तब तक आप सही प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। लेकिन जब हम एक एक प्लॉट तक पहुंच जाएंगे तो हमें मालूम होगा उस खेत में आप बाजरा लगाए हो कि ज्वार लगाए हो कि धान लगाए हो कि क्या चीज़ लगाए, वहाँ पे क्या उसकी वजह, एक एक इन्फॉर्मेशन। और क्या करना है, कुछ नहीं, मोबाइल निकाला, उससे आपने फोटो खींचा, अपलोड कर दिया, उससे आपको जो है उसका लेट लॉन्ग के साथ हर चीज़ पे जानकारी मिल गई। इतना आसान हो गया, क्राउड सोर्सिंग है बिकम सो सिंपल। आप सोच सकते हैं कितना काम आसान हो गया। तो टेक्नोलॉजी ने हमें जो ताकत दी है, जिससे हम, और ये पूरा देश, पूरा दुनिया स्तब्ध है कि भारत जिस तेजी से टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। जो हमारा डिजिटल, आपको जान करके PM स्वनिधि का कार्यक्रम था माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से, जो सबसे गरीब, जिसको हमने, मैं जब भारत सरकार सेक्रेटरी को मैं नैनो एंटरप्रेन्योर कहता था, नैनो एंटरप्रेन्योर, जो कि सबसे छोटा, वो जो ठेले के ऊपर अपना कोई मिठाई बेचता है, तो कोई पापड़ और चाय बना करके बेच रहा है, तो कोई वहाँ पे कपड़े बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। ऐसे जो छोटे छोटे जो हमारे वो थे बेचारे, कोविड में उनको सारी तकलीफ में, उनको बड़ी सारी तकलीफ थी, जिसके नाते उनके धंधे बंद हो गए थे। उनके लिए PM स्वनिधि के नाम से एक योजना भारत सरकार ने एक मिशन प्रारंभ किया। और इस तेजी से देखते देखते, मैं समझता हूँ इतना तेजी से किसी योजना में इतना ज़्यादा लोगों को नहीं मिला होगा, लाभ मिला होगा। और उसका केवल एक कारण था, जब मैं इस स्कीम को, जब माननीय प्रधानमंत्री ने इस स्कीम को किया, तो इस काम को हमने कहा कि 100% डिजिटली ड्रिवन स्कीम हो, कहीं कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो। राइट फ्रॉम एप्लीकेशन से लेकर के उसको डिस्बर्समेंट से लेकर के उसका फॉलोअप से लेकर के उसकी जो यहाँ तक की जो उस स्कीम में आप सोच सकते हैं, उस स्कीम में जो है हमें 2 किस्म के इंसेंटिव है। आप कितने डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं उसके आधार पे 50 करते हैं, 100 करते हैं, सब डिटेल में, चूंकि PM स्वनिधि पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अलग अलग लेवल पे आप अलग अलग इंसेंटिव, किसको 1 रुपया मिलेगा, यहाँ पे 8 आना मिलेगा, यहाँ पे 25 पैसे मिलेगा, कुल 100 रुपये आपको ट्रांजेक्शन से मिल जाएगा। आप समय से पैसा जमा करते हैं, उसके ऊपर आपको जो है इंटरेस्ट में आपको सबवेंशन होगा। कहीं किसी को एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा सिस्टम ड्रिवन है, सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है। NPCI उसको कैप्चर कर लेता है, आता है और हमारे अकाउंट से सीधा सीधा उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है। नो ह्यूमन इंटरवेंशन। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा आसान हो गया। दैट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। उसको जो इंसेंटिव वो उसको पहुंच जा रहा है, उसको इंटरेस्ट सबवेंशन उसके पास पहुंच जा रहा है, उसके पास ये मैसेज आ जा रहा है कि आपका कंप्लीट हो गया सेकंड, अब आप सेकंड ट्रांस के लिए आओ। आज बड़ी संख्या में लोग, मैं आज ही मैं फिगर देख रहा था आते समय, चूंकि मैं इन चीज़ों को इतनी गहराई से देख चुका हूँ कि मैं कभी कभी देख लेता हूँ अपने मोबाइल पे, मेरे पास सब कुछ उपलब्ध है, मैं देख लेता हूँ। मैं देख रहा था कि 6-7 लाख लोग तो सेकंड ट्रांस ले रहे हैं, 31 लाख लोग पूरा फर्स्ट का ले चुके हैं, थर्ड ट्रांस लोग लेना चालू कर दिए। कोई सोच नहीं सकता था कितना तेजी से काम। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी। कहीं कोई शिकायत नहीं हुई किसी के कुछ नहीं किया।
और इसको मैंने बहुत नज़दीक से देखा, पूरे देश में बड़े नज़दीक से देखा कैसे लोगों ने, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की ताकत है, बट उस ताकत को कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं लोगों की ज़िंदगी को। मैंने कहा कि जो लक्ष्य जो है वो लक्ष्य हमारा है कि लोगों की ज़िंदगी को आसान करना, वो मूल लक्ष्य है। उसके लिए कैसे हम लोग जो डिजिटली उपयोग कर सकते हैं, और फिर आप देखेंगे कि कैसे हर एक वर्ग इस अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाएगा, हर एक की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए कैसे सारी की सारी पूरी नॉलेज, द होल नॉलेज इंडस्ट्री इज गोइंग डिजिटल। कितना कमाल की चीज हो रही है। एंड दैट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, दैट्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो आप जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं अमित जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसके ऊपर तो चूंकि इतने मेरे अनुभव हैं, इतनी सारी चीज़ों में जुड़ करके मैं तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। मेरा मानना तो इतना है कि जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मुझे बताया गया कि इंडस्ट्री से लोग आए हुए हैं, एकेडमिया से लोग आए हुए हैं और गवर्नमेंट से लोग आए हुए हैं, हमें केवल ये पहचानना हमें तकलीफ है कहाँ पे, हम क्या करें कि हम और बेहतर कर सकते हैं जिस किसी क्षेत्र में, जिसके लिए हम लोग हैकाथॉन किया करते थे, तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपने देख लिया कि ये हमें समस्या हो रही है, उस समस्या का निदान टेक्नोलॉजी बड़े आसानी से दे सकती है। और उससे जहां आपने आसानी कर दिया, जहां आपने लोगों को आसान कर दिया, वो लोग उतनी सोच सकते हैं कि जो हमारी जिस चीज से हम लोग जूझ रहे हैं, अगर उससे हमको काम निकल गए तो हमारा मल्टीपल टाइम्स पावर हो गया, हमारा पावर कितना बढ़ गया। दैट इज फ्यूचर रेडी इंडिया। और फ्यूचर रेडी फॉर व्हाट? फ्यूचर रेडी फॉर आवर जर्नी टू आज़ादी है 2047। जब देश की हम 100वें साल मना रहे होंगे, 100वें साल में आप हम सब सोच सकते हैं कि हम 100वें साल मनाते समय कैसे होंगे, क्या होंगे, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हम कैसे होंगे, हमारे परिवार कैसे होंगे, हमारा गांव सड़क गांव कैसा होगा, शहर कैसा होगा, इंडस्ट्री कैसी होगी, बहुत कुछ चीज़ें आप सोच सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं समझता हूँ 2047 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की नंबर 2 या नंबर 3 अर्थव्यवस्था होगी। मैं समझता हूँ कि उसमें हमारा लाइफ बिल्कुल अलग हो जाएगा, हमारे शहर बिल्कुल अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमने स्मार्ट सिटी से, वो सिटी मिशन था, मिशन से मूवमेंट चालू कर दिया कि आने वाला सारा अर्बनाइजेशन स्मार्ट होगा। हमारे जो मजदूर हैं, किसान हैं, किसानों का जब डिजिटल एग्रीकल्चर की बात होगी तो बहुत सारी चीज़ें, उनकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी। एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। ऐसे ही आप सोच सकते हैं, और जब सोचें तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करें कि जिम्मेदारी तो हम ही लोग हैं। हमको भगवान ने इस योग्य बनाया कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ उसके लिए सहयोग कर सकते हैं, चाहे हम इंडस्ट्री में हो, हम एकेडमिया में हो, हम सरकार में हो। जो हम सोच रहे हैं कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे। नहीं कर रहे हैं, अपना समय व्यथा कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत लोग समय व्यथा करते रहते हैं, आप भी उसकी श्रेणी में हो सकते हैं। लेकिन देश बदल रहा है, और बदलते देश के लिए बदलती सोच की आवश्यकता है। वो बदलती सोच है, ये हमारे पास जो ताकत है टेक्नोलॉजी की, जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के बढ़ते पे। चाहे वो कोविड के काल में हमने जिस प्रकार से काम किया, बहुत सारी चीज़ें, मुझे चीज़ें गिनाने लगूंगा तो मैं गिनाता ही चला जाऊंगा। उस चीज़ को हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत पर्टिनेंट विषय आपने रवि जी ने चुना है, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि इससे आप चर्चा करके, आप यहाँ पे और भी जगहों पे जब आप चर्चा करेंगे तो आप ये निकालिए कि क्या हम किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने देश को 2047 के लिए तैयार करें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।